अब छोड़ो ना मॉम, आप लोग तो ऐसे सिर पकड़कर बैठे हो जैसे कोई अनहोनी हो गई हो। अरे अनहोनी ही तो हुई है, मेरे घर पर आफत आई है, आफत। और नहीं तो क्या, नाते रिश्तेदारों के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हम तो। प्लीज डैड, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मामा जी आप कुछ कहिए ना। हाँ बेटा, मैं बात करता हूँ। दीदी, जीजा जी, समस्या तो विकट आई है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आपने उस समस्या को घर में आने ही क्यों दिया है। ये क्या कह रहे हैं आप मामा जी? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ बेटा। एक तो लव मैरिज, ऊपर से लड़की अनाथ, न खानदान का पता न चाल चलन का। दीदी, ऐसी लड़की को तो घर के दरवाजे से ही उल्टे पांव लौटा देना चाहिए था आपको। हमने तो पूरी कोशिश की थी भैया उस कलमुही को बाहर से ही बाहर करने की, लेकिन अपना मनोज ही अड़ गया। अब आप ही बताओ भैया, घर का बड़ा बेटा घर छोड़कर चला जाए, तब भी तो छीछालेदर होनी ही थी। हाँ भाई साहब, बस यही सब सोचकर पी लिया जहर का कड़वा घूंट। बस यही तो गलती कर गए आप जीजाजी। ये प्यार श्यार ना इन नई जनरेशन का कुछ दिनों का फितूर है। बस एक बार घर से अलग कुछ दिन गुजारा करने तो देते, और फिर हम भी तो थे उसे समझाने के लिए। तो अब भी कौन सी देर हुई है भैया, मैं उस चांडालिनी को किसी बहाने से रसोई में ले जाती हूँ, फिर आप समझाना मनोज को। इसके बाद सुलोचना अपने भाई कांतिलाल के साथ अपने बड़े बेटे मनोज के कमरे में चली गई, और इधर हॉल में उनके जाते ही उफ, मामा जी तो और भी डेंजरस निकले। डैड आप मेरी बात सुनिए। ओए चुप करके तू मेरी बात पहले सुन। आज जो कांड तेरा बड़ा भाई करके लाया है ना, वो तू करने की सोचियो भी मत। साफ बात समझ ले अभी से, हमारे खानदान में लव मैरिज के लिए कोई जगह नहीं है, और तेरी भी अगर कोई लबी डबी हो ना तो उसे घर के बाहर ही रखियो, आई समझ। ये कहकर रघुशंकर भी अपने कमरे में चले गए, जो इस घर के मालिक भी थे और मुखिया भी, और आज इनके आत्मसम्मान को बहुत बड़ी ठेस पहुंची थी। मैंने तो पहले ही कहा था भैया कि मत पड़ो ये लव मैरिज के चक्कर में। देखा ना अब कितना रायता फैल गया। क्यों, आगे चलकर तू भी तो मिनी से शादी करेगा ना, तब भी तो रायता फैलेगा। लेकिन तू चिंता मत कर, तब मैं तेरा पूरा साथ दूंगा। ओ बस आप पहले ना अपना ही रायता समेट लो, मैं अपना देख लूंगा। देख लूंगा मतलब? मैं मिनी से शादी नहीं करूंगा। अरे पर ये तो उस लड़की के साथ धोखा होगा ना। अब आप ये सब छोड़ो और ये बताओ कि मामा जी को कैसे हैंडल किया। हैंडल क्या करना था, मैंने साफ कह दिया कि घर जायदाद सब कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन काव्या को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। वैसे मैंने भी सुबह सबको समझाने का बहुत ट्राई किया था, बट मुझे लगता नहीं है कि मॉम डैड भाभी को एक्सेप्ट कर पाएंगे कभी। मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं चला सोने। बाय भैया, गुड नाइट। सुबोध के जाने के बाद भी मनोज काफी देर तक घर की छत पर बैठा रहा। उसे अपने माता पिता को दुख पहुंचाकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन सच ये भी था कि वो काव्या का दिल भी नहीं तोड़ सकता था। और फिर ओह, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको। वो तो अच्छा हुआ कि नीचे सुबोध मिल गया और उसने बताया कि आप छत पर हैं। वैसे आपकी हिम्मत कैसे हुई अपने इतने खूबसूरत चांद को छोड़कर इस दाग वाले चांद को घूरने की। इतना मत सोचिए, मम्मी जी और डैडी जी जैसा बोल रहे हैं वैसा ही कीजिए, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं होगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो काव्या? अगर छोड़ना ही होता तो मैं कभी तुम्हारा हाथ नहीं थामता। बस अब हमें मिलकर मॉम डैड को मनाना है। बोलो, साथ दोगी ना मेरा? काव्या ने सिर हिलाकर मनोज का साथ देने का वादा किया। फिर अगले दिन, मम्मी जी मैं कर दूं? क्यों, मेरे बेटे पर कब्जा जमा कर तसल्ली नहीं हुई क्या, जो मेरी रसोई भी कब्जानी है तुझे? नहीं मम्मी जी, वो मुझे सुबोध ने बोला था तो। हे मेरे भगवान, देखो तो जरा, पति का नाम लेती है, बेशरम कहेंगी। बस इसीलिए तो ये लव मैरिज नहीं भाती हमें। चली आती है कहीं से भी मुंह उठाकर। अब आ गई हूँ तो अपना ही लीजिए ना मम्मी जी, मैं वादा करती हूँ आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। अरे जा जा, तुझ जैसी आवारा लड़की क्या जाने कैसे चलता है घर। घर ना सही, पर इस रसोई को तो अच्छे से चला सकती हूँ मैं। एक बार आजमा कर तो देखिए। बहू ना सही, एक मेहमान समझकर ही हेल्प करने दीजिए मुझे। ठीक है, तो बनाओ सबके लिए नाश्ता, लेकिन याद रखना मेहमान ज्यादा दिनों तक नहीं टिकते घर में। काव्या से उसके सास ससुर सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे, लेकिन फिर भी काव्या अपने ससुराल में अपनी जगह पाने की कोशिशों में जुटी हुई थी। फिर कुछ महीनों के बाद, अरे भैया आ गए आप, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। अब काम हुआ? हाँ बहना, तुम्हारा काम तो हो गया, अब जल्दी से मेरा काम भी करवा दो। गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म गोभी के पकौड़े पहले से ही तैयार है मामा जी। दीदी, अब आपने इसे रसोई में भी घुसने दिया? अब क्या करती भैया, गले ही पड़ गई है तो। सुलोचना अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही काव्या वहाँ से चली गई, और फिर उसके जाते ही, भैया ये पकड़ो चाय और जल्दी से लड़की की फोटो दिखाओ मुझे तो। हाँ दिखाता हूँ, पर पहले मुझे बताओ कि इसका क्या सोचा है?
इसके यहाँ रहते कैसे होगा सब? बस अब क्या बताऊं भैया, मैं और तुम्हारे जीजा जी तो परेशान हो गए हैं। सब कुछ करके देख लिया, दिन रात रसोई में झोंक लिया, जली कटी बातें भी सुना दिया, लेकिन कमबख्त मारी ऐसी कुंडली मारकर बैठी है कि क्या बताऊं। फिर तो कुछ अलग ही सोचना पड़ेगा। सुलोचना और उसका पति रघुशंकर खानदानी रईस तो थे, लेकिन विचारों से एकदम दकियानूसी थे। वो किसी भी हाल में काव्या को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते थे, और अब तो वो मनोज की दूसरी शादी के बारे में सोच रहे थे, और उनके ये इरादे काव्या भी जान चुकी थी। नहीं, ये तो हद ही हो गई, लगता है मुझे कुछ अलग सोचना पड़ेगा। और फिर अगले दिन, मॉम, डैड, आप लोग सही थे। ये काव्या से शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो आखिर अक्ल आ ही गई ठिकाने पर बरखुरदार है। अब जाने दीजिए ना, कुछ अच्छा हो रहा हो तो टोक मत लगाए कीजिए। अब हाँ बेटा बोल, तू क्या बोल रहा था? मॉम, मैं समझ गया हूँ, इस लव मैरिज से सबको सिवाय परेशानी के और कुछ हाथ नहीं लगाए, बट अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब आगे क्या करना है तू हम पर छोड़ दे बेटा, बस तू तो उस कचरे को निकाल इस घर से बाहर, बाकी सब हम देख लेंगे। सुलोचना की तो जैसे मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई थी। कुछ ही दिनों में मनोज और काव्या का तलाक हो गया, और उसके कुछ ही दिनों बाद सुलोचना के घर के आंगन में शादी का मंडप सजा हुआ था। आए हाय भैया, ये कैसा रिश्ता ढूंढ लाए तुम, इनकी तो डिमांड ही खत्म नहीं हो रही। अब रईस घर से बहू चाहिए तो कुछ नखरे तो सहने होंगे ना बहू के, हैं? अरे कुछ नखरे होते तो सह भी लेते भाई साहब। हमने तो सोचा था कि सीधा सादा फंक्शन कर देंगे, अपने मनोज की दूसरी शादी है ये, तो इतना टीम टाम अच्छा थोड़ा ही लगता है, लेकिन आपने तो। मैंने कुछ नहीं किया भाई साहब, ये सब कुछ आपके मनोज नहीं करवाया है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। कांतिलाल की बात सुनकर सुलोचना और रघुशंकर चौंक गए, और फिर कुछ देर बाद, हैं तू यहाँ क्या कर रही है? इतनी जल्दी भूल गई आप? आपने ही तो मेहमान माना था मुझे, मगर इस शादी में बुलाना भूल गई। पर कोई बात नहीं, मैं बिन बुलाए ही आ गई। ये कहकर काव्या सीधा घर के अंदर चली गई। उसे देखकर पहले तो सुलोचना और रघुशंकर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि काव्या असल में वहाँ कोई बवाल खड़ा करने नहीं आई थी, बल्कि वो तो पूरे मन से फंक्शन की तैयारियों में जुटी थी। और फिर क्या सोच रही हो सुलोचना? यही कि हमसे गलती तो नहीं हो रही, अनाथ है, गरीब है, पर लड़की तो लाखों में एक थी ये। पर तुम तो इससे परेशान थी ना? अब पता नहीं मैं इससे परेशान थी या ये मुझसे। खैर, अब तो कुछ नहीं हो सकता। सुलोचना और रघुशंकर दोनों को अपने किए पर पछतावा हो रहा था, क्योंकि अब जाकर उन्हें काव्या की अच्छाई और अहमियत समझ आ रही थी, जब उनका बेटा उनकी ही पसंद की लड़की से शादी करने जा रहा था। लेकिन फिर फेरों से ठीक पहले, नहीं, रुक जाइए पंडित जी, ये गलत है, ये शादी नहीं हो सकती। ये आप क्या कह रही हैं बहन जी? भाई साहब कुछ समझाइए इन्हें। वो ठीक कह रही है। मनोज, उठ जाओ बेटा। हाँ बेटा उठ जा, हम काव्या के साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकते। दीदी, अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अब जाकर तो दिमाग ठिकाने पर आया है भैया। सच यही है कि काव्या ही हमारे घर की बहू है और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो फिर उसकी जगह कोई लेगा भी नहीं माम। मनोज, तू यहाँ तो फिर ये कौन है? सुलोचना ने फौरन आगे बढ़कर मंडप में बैठे दूल्हे का सेहरा उठाया, तो वो और रघुशंकर दोनों ही चौंक गए। सुबोध, तुम? डैड, वो मैं मिनी से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन आप दोनों को लव मैरिज से प्रॉब्लम थी तो। नहीं बेटा, अब हमें किसी से ना तो कोई परेशानी है और ना ही कोई नाराजगी। पंडित जी, आप फेरे शुरू करवाइए, और काव्या तुम इधर आओ। अपने देवर देवरानी का गठबंधन तो तुम्हें ही जोड़ना है ना। असल में मनोज और काव्या कभी अलग हुए ही नहीं थे, ये सब एक नाटक था। सुलोचना और रघुशंकर को ये एहसास दिलाने के लिए कि चाहे मैरिज लव हो या अरेंज, रिश्तों में एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखना सबसे जरूरी है। कमला, मैंने सुना है कि वो शर्मा जी की बहू ने अपने सास ससुर को घर से निकाल दिया है। क्या करे जी, आजकल की बहुओं को देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो कैसे निकलेगी। अब उस शर्मा जी की बहू को ही लगा लो। सच कहूँ तो आजकल की बहुओं को देखकर तो मुझे बड़ा ही डर लगता है। मैं तो अपने आलोक के लिए गांव की सीधी साधी लड़की लाऊंगी। आजकल लड़कों का भी कुछ भरोसा नहीं। शहर में नौकरी करता है, न जाने कभी किसी शहरी मैडम को ही ब्याह कर ले आए। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए जी, ऐसा सोचकर भी मेरा जी घबरा रहा है। आप जल्द से जल्द उसके लिए गांव की कोई संस्कारी लड़की ढूंढिए। इसमें ढूंढना क्या कमला? भूल गई,
आलोक जब 3 साल का था तभी मैंने उसकी शादी दूसरे गांव में रहने वाले अपने दोस्त धर्मराज की बेटी गट्टो से तय कर दी थी। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है बचपन में उसका रंग काला था। अगर कहीं अभी भी वैसी ही हुई तो मेरा मतलब है अब अगर आलोक इस रिश्ते के लिए नहीं माना तो। अब कोई माने या ना माने, मेरे बेटे की शादी उसी के साथ होगी। मैंने अपने मरे हुए दोस्त को वादा किया है और अब मैं अपने वादे से पीछे नहीं हट सकता। हस्तिनापुर गांव में रहने वाले राजेश्वर ने अपने बेटे की शादी बचपन में ही तय कर दी थी। उस लड़की का नाम गट्टो था। वो अपनी माँ के साथ सागरपुर गांव में रहती थी। वो दिखने में काली थी। उसकी चोटी टेढ़ी होकर ऊपर की तरफ खड़ी रहती थी, जबकि आलोक दिखने में गोरा चिट्टा लंबे कद वाला हैंडसम लड़का था जो कि मुंबई शहर में नौकरी करता था। एक रोज जब आलोक 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर गांव आता है तो उसके पिता उससे गट्टो का जिक्र करते हैं और उसकी शादी गट्टो से करवाने के लिए कहते हैं। नहीं बाबूजी, मैं ये शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। बचपन में तय किए गए इस रिश्ते को मैं नहीं मानता। मुझे शहरी लड़की से शादी करनी है। गांव की लड़की से शादी करके मुझे अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी। उसके इनकार करते ही राजेश्वर को सदमा लगता है और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाती है। अपने पिता की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए आलोक गट्टो से शादी कर लेता है। एक रोज वो आलोक को शेविंग करते हुए देखती है, जिसे देख उसे लगता है कि ये गोरे होने की क्रीम है और वो सोचती है, ओह तो ये है वो क्रीम जिसको लगाकर आलोक जी इतने गोरे हुए हैं। अब तो मैं भी इसे लगाऊंगी। आधी रात को गट्टो वो क्रीम अपने फेस पर लगाकर सो जाती है। रात को जब आलोक को प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए उठता है तो वो डर के मारे चिल्लाता है, भूत भूत। अरे क्या हुआ, क्यों गला फाड़ रहा है? माँ अंदर कोई चुड़ैल है, चुड़ैल। मुझे चुड़ैल से बचा लो, मुझे उससे बहुत डर लगता है। तभी गट्टो बाहर आती है। उसे देख सभी चिल्ला पड़ते हैं, अरे माँ मैं हूँ आपकी बहू गट्टो। गट्टो कभी खाना बनाती तो या तो सब्जी जला देती या तो कभी प्रेस करते हुए आलोक के नए कपड़े जला देती। उसकी हरकतों से आलोक परेशान हो जाता है और कुछ दिनों बाद वो वापस अपनी नौकरी पर चला जाता है। लेकिन शहर पहुंचने के बाद वो एक बार भी गट्टो को फोन नहीं करता और न ही उसकी खबर लेता। गट्टो ने अपनी सास से इतने दिनों में बढ़िया खाना बनाना सीख लिया, साथ ही घर के सभी काम सलीके से सीख लिए। लेकिन वो कुछ दिनों से उदास रहने लगी। उसे उदास देख कमला ने उससे कहा, क्या हुआ गट्टो बहू, आलोक की याद आ रही है क्या? जी माँ जी। तो तू उसके पास शहर क्यों नहीं चली जाती? देख अभी तुम दोनों की नई नई शादी हुई है, जितना एक दूसरे के साथ समय बिताओगे उतना अच्छा रहेगा और तभी तो मैं भी जल्दी से दादी बन पाऊंगी। क्या माँ जी आप भी? ठीक है आप कहती हैं तो मैं कुछ दिनों के लिए शहर चली जाती हूँ, लेकिन मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जा सकती, आप भी मेरे साथ चलिए। अच्छा ठीक है। उधर शहर में आलोक को अपनी ही कंपनी की मैनेजर नैना से प्यार हो जाता है और वो उसके साथ शादी करके उसके घर में ही रहने लगता है। नैना मॉडर्न, बोल्ड और खूबसूरत शहरी लड़की थी। वो अपने माँ बाप की इकलौती बिगड़ी हुई लड़की थी। आलोक उसके साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा था। गट्टो अपनी सास कमला के साथ बस पकड़कर शहर पहुंच जाती है और वो आलोक के बताए हुए पते पर पहुंचती है, जहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि आलोक अब वहां नहीं रहता। कि तभी आलोक अपनी कार से घर जा रहा होता है और उसकी नजर उन दोनों पर पड़ती है। माँ आप दोनों यहाँ क्या कर रही हो? हाँ आलोक, हम सुबह से तेरा घर ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो तूने पता दिया था उन्होंने कहा तू अब वहाँ रहता ही नहीं है। हाँ माँ, अब मैं कहीं और रहता हूँ। आलोक उनको अपने साथ घर ले जाता है, जहाँ नैना हाथ में वाइन का गिलास लिए उससे पूछती है, अरे आलोक ये इन 2 जोकरों को कहाँ से उठा लाए, सर्कस गए थे क्या? नैना ये मेरे दोस्त की माँ और बीवी है, काम की तलाश में गाँव से आई है और हमारी मेड भी तो गाँव गई है ना, तो तब तक इन्हें ही काम पर रख लेते हैं। आलोक की बातें सुनकर कमला और गट्टो हैरान रह जाती है। आलोक उन्हें अकेले में जाकर समझाता है, माँ ये मेरी बीवी है और मैं इसी के घर में रहता हूँ और जब तक आप दोनों यहाँ हो अपना मुंह बंद रखना, नहीं तो अपने बेटे का मरा हुआ मुंह देखोगी। गट्टो और कमला चुपचाप उस घर में रहकर घर का सारा काम करते। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक रोज, हे राम इतने सारे बर्तन, जब उस बड़ी सी मशीन में कपड़े धुल सकते हैं तो फिर ये बर्तन क्यों नहीं? मैं एक काम करती हूँ, अभी के अभी जाकर वो सारे बर्तन धो देती हूँ। गट्टो वो सारे बर्तन वॉशिंग मशीन में डाल देती है और मशीन में से जोर जोर से धड़ाम धड़ूम की आवाज आने लगती है और फिर एक जोरदार आवाज के साथ वॉशिंग मशीन की मोटर जल जाती है। हे यू इडियट, तुम्हें किसने कहा इसमें बर्तन धोने को? गंवार कहीं की हमारा नुकसान करवा दिया।
लेकिन मुंबई शहर में काम वाली आसानी से मिलती नहीं है, जिस वजह से नैना उसे घर से नहीं निकालती। रिसेशन के चलते आलोक की नौकरी चली जाती है और अब वो भी घर पर ही रहता। नैना एक शाम ऑफिस से थकी हारी घर आकर सोफे पर बैठ जाती है और फिर आलोक को बुलाकर उससे कहती है, आलोक डार्लिंग, मेरे जूते उतार दो प्लीज। वहाँ खड़ी कमला और गट्टो सब देख रही होती हैं। आलोक हिचकिचाते हुए उसके जूते उतारता है, तभी वो चिल्लाकर कहती है, सॉक्स क्या तुम्हारा बाप आकर उतारेगा? बेचारा आलोक शर्मिंदा होकर वो सब कर देता है। जहाँ नैना हर वक्त आलोक का तिरस्कार करती, तो वहीं गट्टो आलोक का खूब ख्याल रखती। धीरे धीरे आलोक के मन में नैना के लिए नफरत और गट्टो के लिए प्यार जागने लगा। एक दिन कमला ने गट्टो से कहा, बहू, अगर हमें अपने पति को अपनी ओर आकर्षित करना हो तो घर के काम के साथ साथ खुद पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इतना कहकर कमला गट्टो को पास के पार्लर में ले जाती है, जहां वो उसका मेकओवर करवाती है और उसकी टेढ़ी चोटी अब लंबे खुले चमकदार बन गए थे। अब वो काफी सुंदर दिखने लगी। आलोक ने जब उसे ऐसे देखा तो वो उसे देखते ही रह गया। अगले दिन करवा चौथ होता है। गट्टो आलोक के लिए व्रत रखती है, जबकि नैना ने व्रत नहीं लिया होता। ये व्रत का ढोंग किस लिए गट्टो, और वो भी उस आदमी के लिए जो तुम्हें छोड़कर भाग गया? अरे मैं तो कहती हूँ ऐसे आदमी को बीच चौराहे पर गोली मार देनी चाहिए। नहीं नहीं मेम साहब, ऐसा मत कहिए। वो बुरे हैं, भले हैं, जैसे भी हैं, मेरे पति हैं। बुरा है, भला है, जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। हो मेरा पति मेरा देवता है। शाम को कमला गट्टो से कहती है, बहू देख तो चांद निकल आया है, अब व्रत तोड़कर कुछ खा ले बहू। नहीं माँ जी, जब तक वो मुझे अपने हाथों से पानी नहीं पिलाएंगे मैं कुछ नहीं खाऊंगी पीऊंगी। आलोक ने गट्टो को जैसे ही अपने हाथों से पानी पिलाया तो उसे नैना ने ऐसा करते देख लिया। आलोक, क्या है ये सब? अच्छा, अब मैं समझी। मैं सारा दिन ऑफिस में रहती हूँ और तुम सारा दिन घर पर पड़े रहते हो, तभी इस चुड़ैल ने तुम्हें अपने झांसे में फंसा लिया होगा। और तुम्हें भी घर बैठी रखेल मिल रही है, तो इसमें बुराई क्या है? मेरे ही टुकड़ों पर पलकर, मेरे ही घर में रहकर मुझे ही धोखा दे रहे हो अपनी इस रखेल के साथ मिलकर। अपनी बकवास बंद करो। बीवी है वो मेरी पहली पत्नी। मेरी ही भूल थी जो मैंने तुमसे सच छुपाया। लेकिन अच्छा ही है जो सच्चाई तुम्हारे सामने आ गई। मैं गट्टो से प्यार करता हूँ और मुझे गर्व है कि ये मेरी बीवी है। यू इडियट, निकल जाओ अभी के अभी मेरे घर से। डिवोर्स के पेपर्स तुम्हें मिल जाएंगे। अरे तुम क्या मुझे तलाक दोगी? मैं ही तुम्हें छोड़ रहा हूँ। इसके बाद आलोक गट्टो और अपनी माँ के साथ घर से निकल जाता है। लेकिन अब उनके पास ना तो रहने का ठिकाना होता है और ना ही कोई काम। आलोक जी, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम खाने का एक ठेला लगाएं। मुंबई शहर में ज्यादातर नौकरी पेशा लोग अपने परिवार से दूर रहते हैं और वो सभी बाहर का खाना खाकर बोर हो जाते हैं। तो अगर हम अपने ठेले पर घर का बना खाना बनाकर बेचेंगे तो वो सबको बहुत पसंद आएगा। गट्टो का आइडिया काम कर जाता है। वो अपने ठेले पर राजमा चावल, कढ़ी चावल और दाल रोटी सब्जी बनाकर बेचने लगती है, जिससे उसे खूब मुनाफा होता है। और कुछ ही दिनों में वो और आलोक मिलकर खुद का एक रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। साथ ही शहर में अपना एक घर भी ले लेते हैं। आलोक नैना को तलाक देकर खुशी खुशी गट्टो और कमला के साथ रहने लगता है।